नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चूंकि अब महज 12-24 घंटे का समय रह जाएगा, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं और 13 तारीख हो चुकी है, तो सिर्फ कुछ ही समय बचता है जब आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर किसको क्या मिला, जनता ने किसके हाथ में प्रतिदान दिया है, किस पर यकीन किया है, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन अभय कुमार हमारे साथ इससे पहले भी जुड़े और अभय कुमार ही वो पैनलिस्ट हैं या वो सेफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साफ तौर पर 150 सीटें इससे पहले दी थी जब हम लोग मुलाकात हुई थी। तो आज जब सब एग्जिट पोल आ चुके हैं और उनके करीबी मित्र और उन्हीं के धंधे के गुप्ता जी जो हैं वो कुछ और दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं। बाकी 17 दे तो वो भी रहे हैं वे सारा चूंकि सरकार बनाने के लिए, लेकिन उनसे पूछते हैं अब लगभग एक हफ्ते बाद हम लोग बैठ रहे हैं, उनका क्या अंतर आया, एग्जिट पोल के बाद क्या अंतर आया और उनके पास अब ये डाटा क्या है। जी अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी धन्यवाद। धन्यवाद आप जी। सबसे पहला क्या समझते हैं, आपने जब जब 150 का डाटा बताया था इसी चैनल पर, तो आप उससे अब तक क्या अंतर आया और आपने सारे जितने ये देखे हैं पोल्स उन सब के बारे में क्या राय। बिल्कुल अंतर तो आया है धीरेन्द्र पुंडीर जी, अंतर आया है और वह अंतर स्पष्ट अंतर है और उस अंतर का असर इलेक्शन के रिजल्ट पर भी देखने को मिला। कैसे? देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वह काफी, हर जगह वोटिंग परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है, बिहार में भी होता है। लेकिन इस बार जब मैं बोल रहा था, जब मैं आपके चैनल पर बोल रहा था, उस समय मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा टर्नआउट होगा, इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा। लेकिन इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लोग निकल के वोट किए हैं। उसके बाद मैं बताऊं आपसे कि यह वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, किस तरफ ले जाता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं बताऊं कि महिलाओं का टर्नआउट काफी देखने को मिला है। किसी भी बूथ पर, आप अपने भी दिखाया है, हम सबने दिखाया है, डिफरेंट चैनल्स पर हमने देखा है, हमने अपने आंखों से देखा है। मैं खुद वोट करने गया था, मैं अपने बूथ का पहला वोटर था। 7:02 में मैंने वोट किया था और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बिहार का पहला वोटर हूँ। पहले फेज में मैंने 7:02 में वोट किया था, इसलिए 2 मिनट लेट लगा था कि उनका ईवीएम वगैरह स्टार्ट मेरे सामने में हुआ था, तो आधा 1-2 मिनट लग गया। तो मुझे तो ऐसा भी महसूस होता है कि क्या मैं बिहार का पहला वोटर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बूथ का पहला था, 7:02 तक मैंने वोट कर दिया था। तो सबको वोट करना चाहिए। तो यह वोटिंग परसेंटेज एक बहुत बड़ा ट्रेंड शो करता है। और महिलाओं की वोट की अगर हम बात करें, महिलाओं की वोट की बात करें तो इतना तो तय मानिए कि इतना तय मानिए, इसकी पूरी गुंजाइश है कि महिला का वोट लालू जी की तरफ गया होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि जिस किसी ने भी, महिलाओं ने भी, जिस किसी ने भी लालू जी का वो शासन देखा है 90 से 2005 तक, वह तो लालू जी के तरफ। देखिए लालू जी ने क्या किया कि जब 1990 से 2005 तक उन्होंने जब सरकार चलाया तो पोलराइज करके चलाया। समाज के एक सेक्शन को अपने साथ जोड़ा और एक सेक्शन को इतना दूर कर लिया कि अब वो सेक्शन उनके साथ कभी भी जुटने का नाम नहीं लेना चाहता है। तो अब मैं बताऊं कि उस सेक्शन में वोमेन भी है। तो अगर हम बात करें, महिलाएं भी है, तो अगर हम बात करें कि महिलाओं का ज्यादा टर्नआउट हो रहा, काफी मतलब लालू जी के लिए काफी, मैंने कोई अच्छा खबर लेके नहीं आ रहा है। और लालू जी के लिए और लालू जी की पार्टी के लिए मैं यहां तक देख पा रहा हूं कि यह टर्नआउट देखकर उनके पार्टी के नेतागण भी परेशान है जी पुंडिर साहब। तो ये टर्नआउट कहता क्या है सर। देखिए यह टर्नआउट कहता यह है कि, देखिए ऐसा है कि लालू यादव जी को, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि लालू यादव जी की पार्टी को सत्ता में न आने दिया जाए और नीतीश कुमार जी को और एनडीए को सत्ता में बनाए रखा जाए। यह मतलब टर्नआउट का पहला तो मैं ये कर रहा हूं कि लालू जी को सत्ता से दूर कैसे रखा जाए। महिलाओं ने इसलिए निकल करके वोट किया है, महिलाओं ने इसलिए निकल के वोट किया कि लालू जी को फिर से सत्ता में नहीं आने दिया जाए। और अच्छा, नीतीश जी को मैं इतना तो मैं जरूर मानूंगा कि यह छोड़ दीजिए कि मतलब नीतीश जी के टाइम में महिलाओं का क्या इंपावरमेंट हुआ, वो तो खैर हुआ, तो अपनी जगह पर हुआ। महिलाओं में एक प्रकार की जो भावना आई, मतलब और उनका जो मतलब कि इसका जो भावना आई कि नहीं, आई एम सेफ्टी की जो भावना आई है वह सबसे महत्वपूर्ण है। नौकरी तो अपनी जगह हुआ कि नौकरी हुआ है या पंचायती राज में को रिजर्वेशन मिला, वो अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि उसका एक बहुत, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सेफ्टी की भावना है। क्योंकि अगर लालू जी का शासन अगर अभी आ जाता है तो सेफ्टी की भावना कहां चली जाएगी। तो महिलाओं ने अपने और अपने
परिवार वालों के इसके लिए किया है वोट। जी। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह की कैंपेन लास्ट में दिखी, लास्ट फेज में दिखाई दी, उसका कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि पहले फेज में जिस तरह से बड़ा टर्नआउट हुआ, उसने महज 5 दिन बाद ही वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कुछ ना कुछ तो चीज मतदाताओं के जहन में आई होगी, और आपके पास अलग अलग जो आपने डाटा एनालाइज किया है वो आपको क्या बता रहा है? जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी देखिए, पुनीर साहब ऐसा है कि यह तो तय बात था कि पहले फेज में जितना वोट हुआ उससे मतलब अधिक वोट दूसरे फेज में होना इतना तय है। देखिए बिहार में या हम लोग के ग्रामीण इलाके में एक बात होती है जो टाउन में नहीं होता, शहरी इलाकों में नहीं होता। वो क्या होता है, आपके भी स्टेट में, मेरे भी स्टेट में, बिहार यूपी दोनों जगह या रूरल इलाके में, कि देखिए गांव में क्या होता है कि एक गुट होता है। गांव में 2-3 प्रकार के गुट होते हैं। एक ने निकल के एक के लिए वोट किया तो उसके कंपटीशन में दूसरे ग्रुप ने भी किया वोट। तो कहने का अर्थ है एक दूसरे का कंपटीशन में लोग वोट करते हैं और यह कंपटीशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक के खिलाफ इसी तरह वोट करते हैं लोग। तो इस कारण से ओवरऑल जो टर्नआउट होता है तो इंक्रीज करता है। तो यह जो आपसी जो प्रतिस्पर्धा ये होती है, अपनी जो प्रतिस्पर्धा होती है, या ये मतलब कैंडिडेट के लिए भी होता है कि चलो भैया वह उस कैंडिडेट से जुड़ा होता है तो उसके लिए वोट करवा रहा है, तो चलो भैया उसके अगेंस्ट में वोट करवाते हैं। या उनका अपने अपना जो पॉलिटिक्स होता है गांव का, उसका भी इसमें होता है भूमिका। जी जी। दरअसल उसकी मैं भूमिका आप होती है। मुद्दों पर समझना चाह रहा हूं। आपने पूर्णिया, कटिहार और इन सब की वोटिंग पैटर्न को भी देखा है। पिछले वोटिंग पैटर्न और इस सब में आपको क्या अलग दिख रहा है? थोड़ा जी विस्तार देखिए से दर्शक बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि सेकंड फेज में क्या पहले फेज के मुद्दों का असर पड़ा, या कोई और चीज आई है जिसने लोगों को, मतदाताओं को बाहर निकाला, साथ ही एनडीए के हक में है, ये कहने का आपके पास क्या कारण है? जी देखिए, जहां तक बात रही आपकी बात का यह है कि देखिए बिहार में टर्नआउट, बिहार नहीं पूरे भारत की अगर हम बात करें, पूरे भारत की अगर हम बात करें, तो मुझे क्लियरली मैं बताऊं कि मुझे कहने में कोई ये नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज मतलब वो है। तो मुस्लिम जो बाहुल सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल जो इलाके हैं, वहां पर मतदान का अधिक होना एक मतलब दैट इज कॉमन फेनोमेनन। वो एक मैंने है। अगर तीनों राज्य में, अगर विगत 3 लोकसभा के चुनाव को देखा जाए, तो असम का धुबी लोकसभा सीट तीनों इलेक्शन में 14, 19, 24 में हाईएस्ट टर्नआउट वाला बने सीट हुआ है। 90.20 मतलब 92.10% इस बार वोटिंग हुआ है इस बार। तो कहने का अर्थ है कि मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां पर वोट अधिक होना स्वाभाविक है। बिहार की अगर हम बात करें तो विगत 3 विधानसभा चुनाव में सीमांचल इलाके का जो की सीटें जो है टॉप 10, अगर हम बिहार के 10 जो सब सर्वाधिक मतदान वाला सीटों का अगर हम समीक्षा करें, तो टॉप 10 में 7 या 8 सीटें हैं जो इसी क्षेत्र की है। तो कहने का अर्थ यह है पुनीर साहब कि अगर वो मतलब मुस्लिम लोग अगर निकल करके वोट कर रहे हैं, मतलब उनके वोट को मैं अच्छे सेंस में देख रहा हूं, उनके वोट को मैं अच्छे सेंस में देख रहा हूं, तो अगर वह निकल के कर रहे हैं तो उनके साथ देखा देखी या उनके कम्युनिकेशन दोनों या उनको कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह देखा जाए तो अगर हम देखिए उसके बाद अगर महिलाओं का जो वोट निकल के आया है, तो इवन की मैं बताऊं कि मुस्लिम महिलाओं का वोट भी जेडीयू को आया है। मैं बताऊं कि मुस्लिम महिलाओं का वोट आया है। कैसे? जब लालू जी का शासन था तो ऐसा नहीं था कि देखिए बाढ़ आता है ना तो घर देख करके कतई नहीं आता है। बाढ़ आता है तो दैट इज फॉर वन एंड ऑल। तो उसी तरह अगर 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 इसकी बात करें, अगर लालू जी का शासन हो और वहां पर अगर मतलब उसकी उसकी समस्या हो, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे कि असुरक्षा की अगर भावना आती है, तो वहां पर दैट इन्वॉल्व हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। तो कहने का अर्थ है कि जो महिलाओं की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार के लिए वोट किया है या इनके लिए वोट किया है। तो कहने का अर्थ है कि इस कारण से अगर हम देखें, तो अगर हम ये मान करके चले कि नहीं भैया अगर अगर ये आगे बढ़ रही है तो अतिशोक्ति तो कतई नहीं है। जी एक और कारण मैं आपसे जानना चाहता हूं। जैसे आपने सीमांचल की बात की, आपको लगता है कि जब वोटिंग हो रहा हो उसके बाद जिस तरह से एग्जिट पोल्स ने नतीजे दिए हैं, उन नतीजों के बाद जैसे तेजस्वी का एक बाकायदा बयान भी आया कि मैं 14 तारीख को शपथ वो लूंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा,
गोदी मीडिया और ये तमाम चीजें। तो आप अगर नेताओं को वो देख रहे हो, उनकी बाइट्स भी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे इंटरव्यूज, और चूंकि आप खुद इस समय पूरा इस पर नजर रखे हुए हैं, तो आपको क्या दिखा उसमें? क्या दिखा? क्या अभी भी चुनाव शेष है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, या वो अगली बार की तैयारियों में जुट गए? और 2024 का इलेक्शन में 174 सीटों पर एनडीए जी को जी बढ़त मिली थी, जी जी जो विधानसभा की सीटें के हिसाब से देखेंगे। जी जी तो वो ये बात लोगों के जहन में उस वक्त भी ये थी कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, उसमें भी पार्टी सबसे बड़ी कौन सी दिख रही थी आपको, अब कौन सी दिख रही है, ये अगर आप बताएंगे दर्शकों को तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा है कि लालू जी, इनके जो पिताजी थे लालू यादव जी भी ऐसे ही बोला करते थे, या अपने पिताजी का कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जब हार भी रहे थे उस समय भी कहते थे मैं ही जीतूंगा, तरह तरह की बात किया करते थे। तो यह अपने वोटर्स को इंथुजियास्टिक बनाए रखने के लिए, तेजस्वी जी के द्वारा अपने वोटर्स को इंथुजियास्टिक बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को इंथुजियास्टिक बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की बात अगर वो कर रहे हैं तो कतई ये नहीं, अतिशयोक्ति तो कतई नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह की हम इसकी अगर हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, तो यह मतलब कि उनका है कि देखिए उन्होंने ट्वीट भी किया था अपने पार्टी के, मतलब इस पर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया था कि आप लोग अच्छे से ये रहिए कि ईवीएम के साथ कोई बगलिंग ना हो, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो कहने का अर्थ है कि उनका है कि भैया अपने जो कैडर्स है, अपने जो वोटर्स है, उनको कैसे एक्टिवेट रखा जाए, उनके साथ कोई ये किया जाए कि अंतिम समय में भी हर तरह की स्थिति को, मतलब नेता का काम ही होता है कि अपने कैडर्स को इंथुजियास्टिक में रखना। तो अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी अगर हम ये कहें कि इसके बाद अगर अच्छा ये सुनिए सुनिए। एनडीए। जी जी। जी। नहीं नहीं, अगर हम एक बात और बता दें फिर हम आगे बात किया। आपका एक सवाल था उसको मैंने ये कर दिया था कि यह जो इलेक्शन है केमिस्ट्री के आधार पर न होकर के अर्थमेटिक के आधार पर हो रहा है। केमिस्ट्री के आधार पर हो रहा है, केमिस्ट्री के आधार पर कतई नहीं हो रहा है। अगर तेजस्वी केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाला इलेक्शन बनाते कि भैया कुछ जातियों को अपने तरफ लाते, कुछ वोट को अपने तरफ तोड़ने का प्रयास करते, तो उनका यह प्रयास कतई नहीं दिखा है कि वो वोट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कि डीए के वोटर्स को अपने तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो कतई नहीं दिखा पूरे इलेक्शन कैंपेन में। मैं इसके बाद की अगर हम बात करें कि यह जो इलेक्शन हुआ है क्या, कि भैया कुछ जाति का अगर आप सीधा अर्थमेटिकली, जैसे मैं हूं, अगर हम बिहार को समझते हैं तो अर्थमेटिकली सीट वाइज अगर हम निकालें तो उसी तरह का रिजल्ट आया है। और अगर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो अर्थमेटिकली ही आ रहे हैं कि अगर हम बिहार के अगर वोटर्स को, जो डीए के वोटर्स है या महागठबंधन के वोटर्स है, अगर आप उनको सीट वाइज कैलकुलेट कर ले तो वही रिजल्ट आएगा जो कि आज आज एग्जिट पोल देने का ये कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह इलेक्शन कंप्लीटली अर्थमेटिकली हो रहा है। और अर्थमेटिकली जब इलेक्शन होगा तो लालू जी और तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल है, और उनके लिए तो मैं मान के चल रहा हूं कि उनकी हार सुनिश्चित है जैसे कि इलेक्शन हुआ है। जी सबसे बड़ी पार्टी का क्रम अगर आप बनाएंगे और कारण क्या होगा, अगर आपसे मैं पूछूं कौन सी पार्टी आपको इस पूरे उसमें सबसे बड़ी दिख रही है, और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होगा? जी देखिए, अगर सबसे बड़ी कारण की, अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं तो अब मैं इसके लिए बीजेपी और जेडीयू बोथ आर इन कंपटीशन फॉर द, सबसे ज्यादा सीट लेने के लिए इन्हीं दोनों में है कि इधर बीजेपी और जेडीयू। लेकिन ये बात भी तय है कि आरजेडी विल बी दी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। तीसरी जो वो पार्टी होगी सो आरजेडी ही होगी। जी तो आप कितनी कितनी सीटें, चूंकि आपने जब 150 सीटें बोली थी, 140 से 150 सीटें जब आप बोल रहे थे, 150 से 60 शायद आपने बोला था, तो जी उस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। आपका आपके जहन में क्या आंकड़ा था, हर एक पार्टी का क्या आंकड़ा दिख रहा था? जी देखिए, जहां तक बात रही कि मैं आपको बता दूं कि चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच में हार्डली 15 सीट होगी। हट हट मतलब ये तीनों दल मिलकर के 15 सीट जीतेंगे। और 135 से 140 सीट होगा बिटवीन जेडीयू बीजेपी। आरजेडी को कितनी सीट मिलती दिख रही है आपके इसमें? सर 55 प्लस 55 उसके आसपास उनको सीटें आएंगी, 55 से और 60। और सबसे बड़ी चर्चा तो जिस जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा ध्यान मीडिया का, जो दिल्ली से गया हुआ मीडिया है जिसके लिए लगातार लगा रहा, राहुल गांधी, उनकी पार्टी को क्या मिल रहा है? जी देखिए, जहां तक बात रही कि आज तेजस्वी की नैया अगर डूबती है और डूबती हुई
दिख रही है। और अगर ऐसा ही होता है तो राहुल गांधी एज द कांग्रेस पार्टी विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल। मैं उनको मानता हूं। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने उनको मतलब कि चीफ मिनिस्टर बनाने में कर दिया कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ही नहीं किया, ये किया। उसके बाद 62 सीट लेने का कोई तुक नहीं बनता था। कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथ मैक्सिमम था फॉर 30 सीट्स, 30 से 35 सीट मिलना चाहिए था। दैनिक जागरण के कार्यक्रम में, दैनिक जागरण का कार्यक्रम हुआ, मैंने पूछा, मैंने माइक लेकर के तेजस्वी जी को कहा था कि देखिए भाई, 2010 के असेंबली पोल को अगर आप देखिएगा तो उसके आधार पर कांग्रेस को हार्डली आपको 30 सीट देना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा सीट दीजिएगा तो फिर देखिए, मैंने बाद में अगर मैंने मैंने आगाह किया था, मैंने सवाल पूछते हुए उनको आगाह करने का प्रयास किया था कि कांग्रेस को आप ज्यादा सीट कतई ना दे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज्यादा दिया। खैर, मैं नहीं मानता हूं कि मेरी बात को माने। मेरा ये कहना था कि आप इस बात से कंसर्न हो जाइए कि कांग्रेस पार्टी का 2010 का जो परफॉर्मेंस था उसको आप ध्यान में रखकर उनको सीट दीजिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 62 सीट दिया। कांग्रेस पार्टी को 30-35 मैक्सिमम सीट मिलना चाहिए था। तो अगर आज तेजस्वी यादव कमजोर दिख रहे हैं एग्जिट पोल में भी, और मुझे ऐसे भी कमजोर दिख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इज दी मतलब एन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उनको मतलब कि मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, वो और तेजस्वी को कमजोर करने के लिए लड़ रही है। जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को यहाँ कमजोर किया है दिल्ली में, उसी तरह वो मतलब कि बिहार में उनको कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ रही थी। बल्कि मैं तो यहां तक बोल रहा हूं, और मैं पूरे परिवार के साथ बोल रहा हूं, मेरे पास इसके तथ्य है कि राहुल गांधी का है कि मतलब कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सबको कमजोर किया जाए, ताकि आने वाले 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें हम कैसे इनके साथ निगोशिएट कर सके, मतलब अपने मजबूती से निगोशिएट कर सके। इसके लिए इनको विधानसभा के चुनाव में कमजोर किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उनसे इनसे इनसे मजबूती से करेंगे। बार्गेनिंग करेंगे। जी जी। जी, डील एक करेंगे। दूसरा एक सवाल है। हम लोगों ने, सब लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें दो बड़ी पार्टियों का जिक्र इधर से है, दो बड़ी पार्टियों का जिक्र उधर से है। यानी हम लोग ना तो माले के बारे में ना सहनी के बारे में देख पा रहे कि उनका क्या रोल रहा। उन्होंने, आपने चूंकि अब एनालाइज कर ही लिया है सारा चुनाव, और एक दिन बाद तो सब खत्म ही होने जा रहा है। उधर दूसरी तरफ हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी, हम और उपेंद्र, इन सब के उसमें क्या किया। तो दोनों तरफ के अगर आप देखते हैं तो आप दोनों तरफ के सहयोगियों के बारे में, उनके रोल के बारे में, उनकी अपील के बारे में, और उनको क्या हासिल हुआ उससे उनके संगठन को, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी 62 सीट पर लड़ रही है, मतलब कि 45 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अब महागठबंधन एक गिफ्टेड टू दी एनडीए। 45 सीट तो ऐसे ही कर दिया गिफ्ट। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इधर से जो चिराग पासवान को जो 29 सीट पर लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, और इनके बीच में भी 41 सीट का उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में 41 सीट इनको पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें भी मैक्सिमम दे आर गोइंग टू विन 15 सीट। तो यहाँ भी 26 सीट पर इनको किया गया है गिफ्ट। तो कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ से कुछ ये किया गया है, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कि मैं आपको बता दूं पुनीर साहब, कि कांग्रेस पार्टी अगर इधर का कमजोर से इनको कमजोर किया है, तो वैसे ही मतलब इन तीनों ने मिलकर के उनको भी कमजोर करने का प्रयास किया है। तो एनडीए। कहने का अर्थ ये रहा कि ओवरऑल अगर इसके बाद की अगर हम बात करें, तो मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी एनडीए से जम करके महागठबंधन में गए हैं, तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि बल्लाहो में जो कि आज के डेट में मुकेश सहनी के कमिटेड ये है, वोट बेस है, उनमें और यादव में जो कि लालू यादव के वोट बेस है, दोनों के बीच में लंबे समय से एक प्रकार की ये है, विरोधी है। तो इस कारण से उनका बड़े ट्रांसलेट का वोट होने का उस पर मुझे डीप पे है कि नहीं, उनका तो वोट कतई नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि ये डीए मतलब महागठबंधन में कई तरह के गांठ है, और उसको अंत तक मतलब ठीक करना उनके लिए काफी मुश्किल है। ऐसे ही आप जरा लोक जनशक्ति का काफी बड़ा ये दिख रहा है कि लोक जनशक्ति एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो है, अगर इस समय 15, 16, 17 तक उनको सीटें दी जा रही हैं,
तो वो अगर ये कारण है तो क्या चिराग आगे की राजनीति में कोई बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, ये दिखेगा। लोक जनशक्ति माफ कीजिएगा, जो पासवान हैं, जो लोग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन सबका भी कोई बहुत रोल है, या उन्होंने अपनी पार्ट जो जीते, जिसके नाम पर उनकी पार्टी को सीट दी गई थी कि वो अपनी जातीय सजातीय वोटों को लेकर आएंगे। आपको लगता है कि वो बिहार में इस वक्त होता हुआ दिखा, एनडीए के जो सहयोगी समर्थक दल हैं, जो जातीय आधारित पार्टियां हैं, क्या वो अपनी जाति के वोट को, जैसे पासवान दुसाध जो कहते हैं, उनको ला पाए? क्या उपेंद्र कुशवाहा उन कुशवाहा वोटों का जो एक एड है, एड ऑन, वो कर पाए? और क्या जीतन राम मांझी मुसहर समाज या जो दलितों का एक और बड़ा हिस्सा है, उसका वोट बैंक ला पाए या नहीं? जी बिल्कुल। जी पुनीर साहब, आपने जो कहा, तीनों ने अपने अपने वोट बेस को यहाँ पर लाया है। कहने का अर्थ है कि मैं बता रहा हूं कि वोट बेस को लाने में इन नेताओं से बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की है। और मतलब सरकार के द्वारा, दोनों सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, उसके कारण वो वोट आया है। भले ये नेता के आने के कारण उनमें मजबूती आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नेता के आने के कारण वोट आया है, बल्कि जो सरकार ने जो जमीन पर जो काम किया है, जमीन पर जो मूलभूत जो काम किया, उसके आधार पर वो लोग आए हैं। लेकिन हाँ, इन नेताओं के कारण थोड़ा सा उसमें जो एड ऑन हुआ है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि ये नेता के कारण ही टोटल लोग आए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने चिराग पासवान की बात की, तो 29 सीट लड़ करके 16-17 सीट देने वाले को तो मैं खारिज कर रहा हूं। कहने उनका मैक्सिमम अगर डबल डिजिट में आ गए तो दैट इज एनफ। 10 तो 10 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल है। तो आपके 10 हिसाब सीट, से फाइनल 10 से आंकड़ा क्या 12 रहने सीट, वाला? 10 से 12 सीट इज मैक्सिमम। 10 से 12 मैंने मैक्सिमम है जी पासवान जी के लिए, 10 से 12। तो पूरा आंकड़ा अब आपके हिसाब से, चूंकि जब अब दोनों फेज खत्म हो चुके और उनका एनालिसिस भी पूरा आपका कंप्लीट हो चुका, तो आप अगर पार्टी वाइज शेयर देना चाहें, वोट देना चाहें यहाँ, तो किस तरह से आप देंगे? देखिए, अगर हम एनडीए की बात करें तो 155 से 165 जो जा रही है, एनडीए जा रही है। और ड्यू टू की लास्ट टाइम में जो महिलाओं ने जो निकल के जो मतदान किया है, और जैसे कि इनका गठबंधन जैसे काम किया है, तो 155 से 165 सीट एनडीए को तो मिलना ही मिलना है, ऐसा है। और उसके अलावा जो सीटें हैं, 3-4 सीट को माइनस कर दिया जाए तो वो लोग एनडीए की तरफ, मतलब महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। और महागठबंधन में भी अगर हम बात करें, तो कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू गेट नियरली सेम सीट एज दैट ऑफ चिराग पासवान। चिराग पासवान भी जितना 8 से 10 सीट आ रहा है, 10 से 11 सीट आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की भी सीटें उतने ही सीटें आने जा रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि, बल्कि मैं तो मान के चल रहा हूं कि माले विल गेट मोर सीट देन दी कांग्रेस पार्टी, सीपीआई एमएल विल गेट मोर सीट देन दी कांग्रेस पार्टी। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी के कारण आरजेडी काफी कमजोर हो गई है। और मतलब इस तरह की अगर हम बात करें तो लगभग 75 से 80 सीटें जो है, 75 से 80 सीटें महागठबंधन को आएगी। जी एक आखिरी सवाल, जन स्वराज पार्टी कहीं दिख रही है क्या? जी देखिए, जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर साहब ने खुद चुनाव न लड़कर के अपने पार्टी का ऐसे ही नैया एक कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कि मैं उनको कतई ही कंसिडर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इतना तय मान कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो हम लोग जरूर आज की, जहां एक अर्थ है कि दे विल डिसाइड द फेट ऑफ 7 और 8 कैंडिडेट। तो कहने का अर्थ है कि नहीं, उसके अलावा 7-8 सीट पर एक मतलब चुनाव जिताने और हराने के अलावा उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। जी आपको लगता है कि वो बिहार में फिर आगे हम लोग जन स्वराज पार्टी को देखेंगे, या इसी के साथ उनका अपना नो जो नो नो, पार्टी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप देखेंगे, बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। क्या फेलियर रहा? क्या मतलब एक तीसरे मोर्चे के तौर पर जी वो पार्टी आ रही थी, बिहार के विकास की बातें कर रही थी, पढ़ा लिखा नेतृत्व बता रही थी, काफी चीजें उन्होंने कहा कि बदलना है, यात्रा भी की है, बिहार में इतनी मेहनत भी की है, फिर भी क्यों नहीं लोग मान पा रहे? जी देखिए, कारण यह है कि देखिए, अगर आपको इसको समझने के लिए आपको यहाँ जो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिटिक्स की है, उसको एनालाइज आपको करना पड़ेगा। जैसे ऐसा हुआ कि देखिए,
यहाँ पर दिल्ली में शीला दीक्षित से लोग उतने खुश नहीं थे, जी। मगर बीजेपी उनको उनको उनके जो के खिलाफ जो 18 कन्वेंशन थी उनको कैश करने की स्थिति में नहीं थी। तो यहाँ पर जो बिहार में ऑपोजिशन और पोजीशन मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का स्पेस ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तीसरे पार्टी के लिए या तीसरे दल के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मतलब इस कारण से अरविंद केजरीवाल ने चूंकि इसलिए ऑक्यूपाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर दीक्षित जी का मतलब ये चल रहा था, तो उनके खिलाफ एक प्रकार ये था 18 कन्वेंसी जो कि बीजेपी कतई नहीं कैश कर पा रही थी उसी को। लेकिन वहां पर बिहार की अगर बात करें, मैं बात को दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन इसके लिए समझने के लिए कि बिहार में आरजेडी के पास अपोजिशन का स्पेस है, बीजेपी जेडीयू के पास इसका स्पेस है। तो कहने का अर्थ वहां पर कोई स्पेस है ही नहीं कि इनके लिए कुछ होती है। इनके लिए अभी कोई स्पेस नहीं है बिहार में, और लंबे समय तक मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम अगला 5 साल तक कोई भी इनके लिए स्पेस में बनता हुआ देखने की स्थिति में नहीं। जी चलिए, तो फिर 24 घंटे का इंतजार कर लेते हैं हम और जी आप, पुण्य उसके साहब, बाद तो फिर साफ हो जाएगा। अभी आप नहीं इस है। समय जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपको न्यूज पॉइंट की ओर से। और आप लोग, तमाम लोगों से अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो जी सके तो जी चैनल धन्यवाद। को सपोर्ट भी कीजिए। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।